वेलकम स्टूडेंट्स, होप्स ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। अच्छा भाई, मेरा नाम जो है डॉक्टर लाइबा है, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बेटे हम इसको पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ चुके हैं। मैं आज इसको नोट्स से आपको थोड़ा सा अगेन ओवरव्यू दे रही हूँ। कुछ चीज़ें मैंने पेंसिल से यहाँ पे लिखी हैं ताकि आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो जाए। बेटा हमारे पास लाइट जो होती है ना, मैंने आपको बताया था उसकी डुअल नेचर होती है, एक वेव होती है और दूसरी पार्टिकल। बेटा पार्टिकल नेचर में क्या होता है? पार्टिकल नेचर में फोटोन होते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, हमारे पास जब लाइट आती है ना, तो प्लांट्स जो है ना वो एब्जॉर्ब करते हैं 1%, लाइट का 1% एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी क्या करते हैं, बाकी वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी 99% जो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। बेटा अगर आप प्लांट्स का ग्रीन कलर देखते हैं ना, तो वो उसका ग्रीन कलर नहीं है, उसका मतलब ये है कि प्लांट्स के ऊपर ग्रीन कलर की वेवलेंथ आई और उसने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। जब उसने उसको रिफ्लेक्ट किया तो हमारे पास क्या हुआ कि उसके रिफ्लेक्ट करने से हमारे पास हमें ग्रीन कलर जो है वो नज़र आया, ठीक है। ट्रांसमिशन हो या रिफ्लेक्शन हो, 99% होती है। हमारे पास क्या होता है, आपने देखा अमूमन प्लांट्स कौन सा कलर रिफ्लेक्ट करते हैं? बेटा प्लांट्स ग्रीन येलो कलर के देखे ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये कलर ये रिफ्लेक्ट करते हैं। कौन से कलर एब्जॉर्ब करते हैं? बेटा ब्लू और रेड जो है ना वो एब्जॉर्ब करते हैं, अंदर अपने एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि बेटा 630 नैनोमीटर से लेकर 730 नैनोमीटर तक इसकी रेंज होती है और यही जो है इसको एब्जॉर्ब करके ये लोग क्या करते हैं, इससे ये लोग एनर्जी बनाते हैं। वॉयलेट और इंडिगो जो है ना उसको वो ट्रांसमिट कर देते हैं, यानी कि उसमें क्या होता है कि वो प्लांट्स के लीफ में से ना क्या करता है, पास आउट हो जाता है, निकल जाता है उसमें से, ठीक है। अच्छा भाई, और क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है ना, इसलिए। अच्छा ये छोड़ दें, आपकी बुक के हिसाब से वैल्यू नहीं है। आपकी बुक के हिसाब से ना ये 430 नैनोमीटर है और 730 नैनोमीटर है, इसको सही कर लेगा। बेटा जब आप लोग विबग्योर से ना वॉयलेट से रेड की तरफ जाना शुरू करते हैं ना, तो आपकी वेवलेंथ इंक्रीज़ होती है। मतलब कि वॉयलेट की इतनी है तो इंडिगो की इतनी होगी, ग्रीन की इतनी होगी, येलो की उससे ज़्यादा होगी, ऐसे करके आपके पास वेवलेंथ जो है ना बेसिकली वो इंक्रीज़ करती है। और एनर्जी बेटा सबसे ज़्यादा रेड की होती है, फिर ऑरेंज की, फिर येलो की, तो एनर्जी ऐसे इंक्रीज़ करती है। सॉरी, सबसे ज़्यादा वॉयलेट की होती है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जिसकी होगी, रेड है, इसकी सबसे ज़्यादा जो है वेवलेंथ है, तो इसकी सबसे कम क्या होगी, इसकी सबसे कम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी होगी। बस ये याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ़्ट टू राइट वेवलेंथ इंक्रीज। लेफ़्ट, ये लेफ़्ट साइड है, राइट साइड है, यहाँ से यहाँ तक आते हुए एनर्जी क्या होती है, वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती है, और राइट टू लेफ़्ट जाते हुए फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, इंटेंसिटी, ये तमाम चीज़ें इंक्रीज़ होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट अबाउट MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नाउ बेटा मैंने बताया था दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक्शन और एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पर ना डेफिनेशन बहुत आसान है। एक्शन स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या होता है, एक्शन स्पेक्ट्रम जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो हमें क्या शो करता है, वो हमें शो करता है वो वेवलेंथ्स जो प्लांट्स यूज़ करते हैं एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या करता है, वो वेवलेंथ्स जो वो एब्जॉर्ब करता है, उसके मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है और उससे एनर्जी बनती है। एक चीज़ है कि जो प्लांट्स जो है एनर्जी बनाने के लिए एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, जो प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं वो एक्शन स्पेक्ट्रम में आ गया। एक प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के थ्रू, ठीक है। अच्छा भाई, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर क्लोरोफिल्स इंडिकेट दैट एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम इन ब्लू, यानी कि आपको पता है एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ब्लू की और रेड की, ठीक है। और इसकी पीक क्या होती है, इसकी पीक जो होती है वो 430 to 670 नैनोमीटर तक क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन पीक्स ऑफ क्रेटोनाइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दिस क्लोरोफिल्स, ये अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे अलग होती है। नाउ graphs show relative effectiveness of different wavelengths of light in driving photosynthesis called action spectrum of photosynthesis. Action spectrum can be obtained by illuminating plant with the light. देखो हमारे पास जो ग्राफ है वो शो क्या कर रहा है, वो आपको शो कर रहा है डिफरेंट वेवलेंथ्स जो फोटोसिंथेसिस को चलाने के लिए काम आ रही। ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये क्लोरोफिल बी है, ये आपके पास क्या कहते हैं क्लोरोफिल ए है, क्रेटोनॉइड है, ठीक है। अच्छा भाई, ये बी क्रेटोनाइन जो है ना, बीटा क्रेटोनाइन है, लेकिन आप इसको क्रेटोनॉइड ही याद रखिएगा। एक्शन स्पेक्ट्रम कैन बी ऑब्टेन बाय इल्यूमिनेटिंग प्लांट विद द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड देन एस्टिमेटिंग रिलेटिव कार्बन डाइऑक्साइड कंजप्शन और ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये आपको बता रहे हैं कि आप एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। बेटा यहाँ पे आपको नज़र आ रहेगा एब्जॉर्प्शन रेट
और फोटोसिंथेटिक, और यहाँ आपको वेवलेंथ नज़र आ रही है। आप ये देखें कि यहाँ आपको नज़र आएगा कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन रेट जो है ये आपके पास एक्शन स्पेक्ट्रम है, यहाँ तक वेवलेंथ काम करेगी। तो अब आप देखें सबसे ज़्यादा जो है वो एब्जॉर्प्शन रेट किसका है, क्लोरोफिल बी का है। तो सबसे ज़्यादा एक्शन किसका होगा, क्लोरोफिल बी का होगा। यहाँ आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, ये येलो वाली लाइन आपके पास एक्शन स्पेक्ट्रम की है। ठीक है, होप सब क्लियर हो गया होगा। ये इसके डिफरेंसेस है, इसको रीड कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तमाम चीज़ें तो अच्छा और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा भाई। नाउ बेटा मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स का कहा था, देखो ये लाइट आ रही है, ये जो ब्राउन कलर से शो की हुई लाइट आ रही है। ठीक है, ये क्लोरोफिल है, इसने इस लाइट को एब्जॉर्ब किया, ये इसने क्रेटेनॉइड को दिया, फिर ये दोबारा क्लोरोफिल के पास गई, फिर ये दूसरे क्लोरोफिल, फिर ऐसे ये हर क्लोरोफिल से पास होते होते इस ब्लू कलर के बॉक्स वाले क्लोरोफिल के पास आ गई। ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है ना, इसको हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर, और ये हमारे पास इसका स्पेशल क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और ये क्लोरोफिल ए होता है, बाकी ये जो है ना क्लोरोफिल बी है, ये क्रेटेनॉइड है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही लाइट इस वाले क्लोरोफिल के पास आएगी ना, इस क्लोरोफिल से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहाँ चले जाएंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। क्यों गए, क्या था क्या नहीं था, ये हम अगले से पढ़ेंगे। अब आप ना इसकी भी ले लें स्क्रीनशॉट, ताकि आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाए। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ। अच्छा, और ये जो पूरी डायग्राम है ना, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहलाता है या एंटीना कॉम्प्लेक्स कहलाता है। इसको कहते हैं कि ये जो हमारे पास है ना, ये कॉम्प्लेक्स, ये वो कॉम्प्लेक्स है जिससे हमारे पास लाइट जो है उसको हार्वेस्ट किया जाता है और इससे एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र किया जाता है। कैसे किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को किया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट आपके काम का नहीं है, ये डिफरेंट बुक्स का था, तो इसको इग्नोर कर दें। ठीक है ना। नाउ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बात है। जैसे ही लाइट किसी मेटर के ऊपर फ्लैश्ड होती है तो वो या तो मैंने आपको बताया रिफ्लेक्ट होगी या ट्रांसमिट होगी या एब्जॉर्ब्ड होगी। सब्सटेंसेस जो होते हैं ना प्लांट्स के अंदर जो लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं पिगमेंट्स। पिगमेंट्स जो रहेंगे वो डिफरेंट तरह की लाइट्स को, डिफरेंट पिगमेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये पिगमेंट्स होते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाना होता है, तो कन्वर्जन में हेल्प करते हैं। ठीक है, जाहिर है एब्जॉर्ब करेंगे तो लाइट कन्वर्ट होगी ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स जो सब हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स होते हैं ना, हमारे पास क्लोरोफिल और कैटेनॉइड्स होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल जो है वो हमारे पास बहुत तरह के होते हैं, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, लेकिन हम ज़्यादातर जिस क्लोरोफिल की बात करते हैं वो क्लोरोफिल ए और बी होता है। ये आपके पास क्लोरोफिल ए का फार्मूला है, क्लोरोफिल बी का फार्मूला है। अब आप ये देखें कि इनके फार्मूले में हर चीज़ सेम है, बस यहाँ पे हाइड्रोजन के 72 है तो यहाँ पे 70 है, ऑक्सीजन 5 है तो यहाँ पर 6 है, नाइट्रोजन भी सेम है। मैग्नीशियम इसका इम्पॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि किसी भी क्लोरोफिल के पास से मैग्नीशियम ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होता है, फिर प्लांट्स जो होते हैं ना वो शेड हो जाते हैं, उनका कलर जो होता है ना वो येलो हो जाता है, वो सूख जाते हैं, हम कहते हैं ना पौधा जल गया। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम की कमी से होता है। जैसे आपको पता है कि किसी को एनीमिया होता है, ब्लड की बीमारी, ठीक है, मतलब ब्लड की कमी हो जाती है, तो उसके अंदर कहते हैं उसके अंदर हो सकता है आयरन कम हो। ठीक है, तो हमारे पास ना ब्लड के अंदर क्या होता है, बस ये इसका जो स्ट्रक्चर है, चलो वो छोड़ो, मैं बाद में बता दूंगी। तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर एक चीज़ की कमी होती है ना तो उससे कुछ ना कुछ नुकसान होता है। तो मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है, याद रखिएगा। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ना 2 मेन हिस्से होते हैं। एक फ्लैट स्क्वायर वाला हिस्सा होता है जहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब की जाती है, वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोफिलिक हेड होता है। ये आपके पास यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले आप इन डायग्राम्स को देखेंगे ना, आपको नज़र आएगा कि ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट का इंटीरियर का हिस्सा दिखाया है आपको। ये आपके पास ना पूरी ना सेल मेम्ब्रेन है और ये आपको इसके दरमियान में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं जो इसके अंदर एम्बेडेड हुए हैं। जब हमने इनको खोला तो इसके अंदर हमें ये नज़र आए। ठीक है, अच्छा भाई, फिर जब हमने इसको फर्दर देखा तो हमें इसके अंदर एक क्लोरोफिल मिला। अब ये जो तमाम चीज़ें ना मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगी। मैं इसका स्ट्रक्चर ही पूरा क्लोरोफिल की डायग्राम ना आगे जाके दिखाती हूँ आपको, क्लोरोप्लास्ट की, सॉरी, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देख लें। ये जो हेड वाला स्ट्रक्चर है ना स्क्वायर सा, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अंदर ये देखें, ये दरमियान में है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को 4 नाइट्रोजन एटम ने सराउंड किया हुआ है।
फिर ये आपको इसके आगे पीछे और बहुत सारे कार्बन नज़र आ रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़, ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये CHO, अभी इसको भूल जाओ। अगर क्लोरोफिल B होता है ना तो वहाँ पर मौजूद होता है CHO। क्या मौजूद होता है? CHO, जो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अगर क्लोरोफिल होता है तो वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ये नहीं होता है, वहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CH3 होता है। अगर किसी को फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह का नहीं पता ना तो बेटा तो फिर तुम लोगों पर कि तुम लोग मैट्रिक पढ़ के आ रहे हो, तुम लोग को ये नहीं पता, ठीक है। मैं आगे अगर केमिस्ट्री जब पढ़ाऊँगी तो फिर उसमें आ जाएगा तुम लोग को सारा, लेकिन अगर चाहो तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स है उसमें जाके समझ सकते होगे, सबको आना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना फंक्शनल ग्रुप जो क्लोरोफिल का होता है वो CHO होता है। आप पूरी ऐसी डायग्राम बनाएंगे, सेम ऐसी जैसी डायग्राम है ना, सेम ऐसी ही डायग्राम बनाएंगे आप। मतलब ऐसा ही ये हेड है हमारे पास, ऐसा ही हेड होगा, ऐसी ही टेल होगी। बस फ़र्क क्या आएगा कि जो फंक्शनल ग्रुप है ना, यहाँ पे अगर क्लोरोफिल B का होगा तो CHO आ जाएगा, क्लोरोफिल A होगा तो CH3 आ जाएगा, ठीक है। मैंने आगे ना इसको एक अच्छे से नोट्स में बनाया हुआ भी, देख लेना उसे। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के 2 हिस्से होते हैं, मैंने आपको बताया। ऊपर वाला जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा वाला हाइड्रोफोबिक होता है और किससे बना हुआ होता है? हाइड्रोकार्बन से बना हुआ होता है, ठीक है। हेड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, क्यों? क्योंकि वो पोरफायरिन रिंग से बना हुआ होता है बेटा। ये जो पूरा है ना, ये हमारे पास पूरा, इसको हम पोरफायरिन रिंग कहते हैं, पोरफायरिन हेड कहते हैं, प्रोफायरिन, ठीक है। प्रोफायरिन रिंग किससे बनी हुई होती है? ये 4 छोटे छोटे पायरोल से बनी, पायरोल रिंग से बनी हुई होती है। आपको यहाँ नज़र आ जाएगी, ये आपके पास है पायरोल की रिंग्स, ये नहीं, एक यहाँ पर होगी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे 4 पायरोल की रिंग्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा भाई, पायरोल की रिंग्स होती हैं, ठीक है। ज्वाइन किया हुआ होता है, ज्वाइन बाय मैग्नीशियम। किससे ज्वाइन हुई होती है? मैग्नीशियम से विद नाइट्रोजन और प्रोफायरिन। आपको नज़र आ जाएगा एक ये आपके पास पायरोल की रिंग, ये मैग्नीशियम से जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है? अपने एक एटम के ज़रिए, वो क्या है इसका? नाइट्रोजन है। अपने इस एलिमेंट के ज़रिए ये इससे मैग्नीशियम से जुड़ी हुई है। ऐसी एक और ये भी अपने नाइट्रोजन से जुड़ी हुई है। एक ये भी अपने नाइट्रोजन से जुड़ी हुई है। तो ये सारी अपने अपने नाइट्रोजन से मैग्नीशियम से जुड़ी हुई होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर अगर तुम्हें समझ आ गया तो सब समझ आ गया, ठीक है। ये जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन की टेल होती है ना, इसका फार्मूला होता है C20H39, ठीक है। और ये किससे अटैच हुई हुई होती है? एक पायरोल की रिंग से अटैच हुई होती है। आपको नज़र आ रहा है ये एक पायरोल की रिंग है, ओह सॉरी ये है, ठीक है। इससे आपके पास टेल जो है वो अटैच हुई हुई है। इस टेल को हम लोग क्या कहते हैं? इस टेल को हम लोग कहते हैं फाइटोल, ठीक है। ये जो इसके अंदर जो पैरोल की रिंग है ना, ये हमारे पास फाइटोल कहलाती है, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास क्या होता है? अच्छा भाई, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होता है वो आपको पता है वो एम्बेडेड हुआ होता है, ऐसे कि इसका हाइड्रोफोबिक कोर जो होता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का, वो उसकी टेल होती है। आपको पता है हाइड्रोफोबिक जो होती है वो उसकी टेल होती है, सही है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होंगे वो ज़्यादातर, मैंने आपको बताया था कि कौन सी लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं? वॉयलेट ब्लू को, ऑरेंज रेड को, ठीक है। लेकिन यूज़ किसको करते हैं? ब्लू और रेड को करते हैं, ऑरेंज को करते हैं, वॉयलेट को क्या कर देते हैं? ट्रांसमिट करवा देते हैं। ग्रीन और येलो और इंडिगो जो होती है इनको कम एब्जॉर्ब करते हैं, इनको रिफ्लेक्ट करवा देते हैं। इसी वजह से आपको प्लांट के ज़्यादातर हिस्से ग्रीन नज़र आते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, क्लोरोफिल ए जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला हैगा, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला क्लोरोफिल यही होता हैगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्योंकि डायरेक्टली पार्ट कर रहा होता है किसके अंदर? डायरेक्टली हिस्सा ले रहा होता है किसके अंदर? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के अंदर। बेटा हमारे पास 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को ना हम लाइट रिएक्शंस भी कहते हैं, सिर्फ लाइट रिएक्शन। क्यों? बस इतना याद रखना है, इसलिए कहते हैं क्योंकि किसकी प्रेजेंस में काम करते हैं? इट वर्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये अपने पास लिख लेना। तो ऐसे रिएक्शन जो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट पे काम करे वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करवाते हैं केमिकल एनर्जी में, ठीक है। इट एग्जिस्ट इन सेवरल फॉर्म्स, बहुत सारी फॉर्म्स में होते हैं, ठीक है। ये इसकी आपको डिफरेंट रेंजेस दी हुई हैगी। क्लोरोफिल बी जो हैगा वो भी हमें क्लोरोफिल ए के साथ ही मिलता हैगा हर ग्रीन पार्ट्स के अंदर, प्लांट्स के और अल्जाई के,
क्रिटिनॉइड्स आपके पास येलो या रेड टू ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स होते हैं जो क्या एब्जॉर्ब करते हैं, जो एब्जॉर्ब करते हैं हमारे पास लाइट ब्लू और वॉयलेट कलर की, और रेड और ऑरेंज कलर की जो है वो क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं जब भी हमें इसका कलर जो है वो एब्जॉर्प्शन जो ऑरेंज नज़र आता है। ठीक है, अच्छा भाई, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इसकी एब्जॉर्प्शन रेंज से अलग होती है, इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अलग होता है। ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है एनर्जी फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए क्रिटिनॉइड एनर्जी देगा क्लोरोफिल बी को, क्लोरोफिल बी देगा क्लोरोफिल ए को। ये देखो, यहाँ हमने दिखाया, यहाँ मैंने आपको दिखाया था, ये हमारे पास एनर्जी आई, ये चली गई क्रिटिनॉइड के पास, क्रिटिनॉइड ने दी क्लोरोफिल बी, ये फिर एक और क्लोरोफिल बी, इस तरह से करके डिफरेंट क्लोरोफिल्स के पास जाने के बाद ये क्लोरोफिल ए के पास आ जाती है। ठीक है, अच्छा भाई, हाँ हम कहाँ थे, हाँ, द क्रिटिनॉइड ट्रांसफर दिया एनर्जी टू क्लोरोफिल बी देन क्लोरोफिल ए, फ्रॉम हियर एनर्जी ट्रांसफर टू लाइट रिएक्शन, उसके बाद कहाँ चली जाती है, लाइट रिएक्शन के पास। तो ये आपको दिखाया भाई। ठीक है, सम क्रिटिनॉइड्स ऑल्सो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाय एब्जॉर्प्शन एंड डिसिपेशन ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। बेटा, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाली, ज़्यादा शिद्दत वाली लाइट आएगी तो हमारे पास क्लोरोफिल बी या क्लोरोफिल ए जो है ना वो डैमेज हो सकता है, टूट सकता है। तो क्रिटिनॉइड खुद इतनी ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और जितनी क्लोरोफिल बी और ए को चाहिए होती है ना उतनी उनको दे देती हैं। आपकी आइज़ के अंदर भी ना क्रिटिनॉइड्स मौजूद होते हैं जो आपकी आई को प्रोटेक्ट करते हैं। कभी भी अगर आपने देखो बहुत ज़्यादा हाई उसकी लाइट आती हैगी तो आंखें बंद हो जाती हैंगी, ये एब्जॉर्ब कर लेती हैंगी, ये डिसिपिएट कर देती है एक्स्ट्रा एनर्जी को, ताकि हमारे आई का लेंस पे कोई फ़र्क ना आए। ठीक है, ये मैंने इसको समअप करके लिखा हुआ हैगा। क्लोरोफिल ए जो है वो यूनिवर्सल पिगमेंट होता है। क्रिटिनॉइड के बारे में लिखा हुआ है, ज़ेनथोफिल एक्स्ट्रा, इसको छोड़ देना, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये इसके फार्मूलाज है। क्लोरोफिल ए जो है इसका भी मैंने आपको सारा बता दिया। अब हम ना इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बेटा, ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम है। ठीक है, ये आज अपने पास बना लेना, इसलिए क्योंकि अब जितने भी हम इसके लेक्चर्स लेंगे ना, अभी तो बहुत आसान लग रहा है, आगे लेक्चर्स मुश्किल हो जाएंगे। तो उसके अंदर ना आपको मैं कभी बता दूँगी कि भाई थैलाकॉइड में कुछ हो रहा है, कभी बोलूँगी स्ट्रोमा के अंदर कोई रिएक्शन चल रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बेटा, सबसे पहले तो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट की होती है डबल मेम्ब्रेन, एक ये वाली आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक ये वाली इनर मेम्ब्रेन होती है। इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होता है ना उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, और क्योंकि दो मेम्ब्रेन से मिलके बना हुआ है तो इसको हम एनवेलप भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपको नज़र आता है एक लिक्विडी पोर्शन जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। ये सारा जो है ना सारा लिक्विड पोर्शन, स्ट्रोमा के अंदर आपको नज़र आते हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स, ये वाले इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपके पास ना ये सारे के सारे हैं ग्रैनम। क्या हैं ये सारे के सारे ग्रैनम है, और मैं इसमें से एक हिस्सा उठा के दिखाऊंगी। ये एक हिस्सा आपके पास क्या है, ये एक हिस्सा आपके पास थैलाकॉइड है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो डबल मेम्ब्रेनस होता है उसको एनवेलप कहते हैं। फिर ये जो ग्रैनम है ना, दो ग्रैनम के जो स्टिक्स हैं ये आपस में ना एक चीज़ से जुड़ रही हैं, आपको नज़र आ रही है इस चीज़ से। ये बड़ा सा थैलाकॉइड है, इसको हम कहते हैं